आज से एक नया सीरीज हम लोग शुरू कर रहे हैं। वो सीरीज है जावास्क्रिप्ट। इसके पहले हम लोग HTML सीखे, CSS सीखे, और अब हम लोग जो सीखेंगे वो क्या सीखेंगे? जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट आज के डेट में सीखना बहुत जरूरी है। अगर आप वेबसाइट डेवलप करना चाहते हैं, अगर आप मोबाइल डेवलप करना चाहते हैं, तो बिना जावास्क्रिप्ट सीखे ये पॉसिबल नहीं है। पहले भी पॉसिबल नहीं था, पहले लेकिन अलग रीजन से पॉसिबल नहीं था, अब थोड़ा अलग रीजन से पॉसिबल। पहले अपने वेबसाइट को डायनेमिक बनाने के लिए, इंटरैक्टिव बनाने के लिए जावास्क्रिप्ट का यूज करना पड़ता था, और अगर आपको डायनेमिक इंटरैक्टिव वेबसाइट बनाना है तो आपको जावास्क्रिप्ट आना चाहिए। लेकिन अब क्योंकि बहुत सारा मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गया जहां पे डायरेक्टली बहुत कम ही जावास्क्रिप्ट यूज होता है, लेकिन आपको बना बनाया जावास्क्रिप्ट का बहुत सारा लाइब्रेरी मिलता है जिसको आपको पढ़ना पड़ता है। तो कोई भी चीज का लाइब्रेरी पढ़ रहे हैं तो उसका जो कोर लैंग्वेज है उसका नॉलेज आपको होना चाहिए। बहुत सारा फ्रेमवर्क आपको मिलता है, जैसे एंगुलर हो गया, या लाइब्रेरी जैसे नोड हो गया, रिएक्ट हो गया, या बूटस्ट्रैप, अगर मान ली यूआई लाइब्रेरी देखिएगा तो बहुत सारा वो हो गया। तो बहुत सारा ऐसा लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क आपको मिलता है जिसपे अब काम होता है। लेकिन उसको उस पे काम करने के लिए आपको जो उसका कोर लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट, वो आपको आना चाहिए। तो अभी जो हम लोग जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं उससे पहले बेसिक जो पुराना जमाना में काम होता था कि बोले पेज को इंटरेक्टिव बनाने के लिए, अभी हम लोग वो सीखेंगे। और जब जरूरत आगे होगा जहां पे हम लोग को एंगुलर पढ़ना होगा, या रिएक्ट पढ़ना होगा, या नोड पढ़ना होगा, तो वहां पे फिर इसका इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा वो। लेकिन कोई भी काम के लिए आपको पहले जावास्क्रिप्ट सीखना होगा। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना जावास्क्रिप्ट का सीखे आज के डेट में जो भी मॉडर्न वेबसाइट है या मॉडर्न जो तुम्हारा वेब एप्लीकेशन है वो बनाना पॉसिबल नहीं है। तो जितना ही जरूरत HTML का है, जितना CSS का है, उतना ही जावास्क्रिप्ट का भी है। एकदम कोर चीज होता है। अगर आपको वेबसाइट डेवलपमेंट में जाना है तो आपको ये 3 लैंग्वेज तो मिनिमम पता होना ही होना चाहिए। लेकिन जावास्क्रिप्ट को समझने से पहले, जावास्क्रिप्ट में एक वर्ड आ रहा है स्क्रिप्ट। तो पहले स्क्रिप्ट क्या होता है उसको समझो। देखो, कोई भी चीज को इंस्ट्रक्शन देना, कंप्यूटर में किसी भी तरह का इंस्ट्रक्शन देना है तो उसके लिए आपको प्रोग्रामिंग करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? प्रोग्रामिंग मतलब कोड लिखना होता है जो कि कंप्यूटर समझ पाए। अब वो कोड दो तरह का होता है। एक होता है नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड, और एक होता है स्क्रिप्ट कोड। तो एक होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और एक होता है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, जिसके थ्रू आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हो। तो अगर मोटा मोटी देखोगे तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसा लैंग्वेज होता है जिसमें अगर आप इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं तो वो इंस्ट्रक्शन डायरेक्टली किसको जाता है? आपके कंप्यूटर को जाता है। कंप्यूटर का हार्डवेयर उसको समझता है और उसके अकॉर्डिंग काम करता है। तो अगर आप कंप्यूटर के हार्डवेयर को इंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं या कंप्यूटर के हार्डवेयर से कोई काम कराना चाहते हैं तो आपको किसका यूज करना पड़ता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन कौन हो गया? जैसे अगर ट्रेडिशनल देखोगे तो पर्ल है, रूबी है, सी है, C++ है, जावा है, C# है, ठीक है, पाइथन है। ये सब तुम्हारा क्या है? पाइथन तो शायद स्क्रिप्टिंग में आ जाता है, लेकिन अभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी उसको माना जाता है। तो खैर, ये सब C++, जावा, C#, पर्ल, रूबी, ये सब हमारा किसके अंदर आता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आता है। उसके थ्रू जो इंस्ट्रक्शन लिखते हैं वो इंस्ट्रक्शन हम लोग किसके लिए लिखते हैं? हार्डवेयर के लिए, कि इनपुट लेना है, प्रोसेस करना है, आउटपुट देना है, वो सब काम करने के लिए। लेकिन बहुत समय ऐसा इंस्ट्रक्शन लिखना पड़ता है जो इंस्ट्रक्शन हार्डवेयर को ना जाके किसी दूसरे सॉफ्टवेयर को जाएगा। मतलब ऐसा इंस्ट्रक्शन जो आप हार्डवेयर के लिए ना लिख के किसी सॉफ्टवेयर के लिए लिख रहे हैं, किसी सॉफ्टवेयर को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए जो सॉफ्टवेयर लैंग्वेज यूज होता है उसको बोलते हैं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। क्या बोलते हैं? स्क्रिप्टिंग। और वो जो कोड लिखा जाता है उसको स्क्रिप्ट बोला जाता है। तो स्क्रिप्ट किसको बोलते हैं? देखो यहां लिखा हुआ, अ स्क्रिप्ट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट अ कंप्यूटर प्रोग्राम और वेब ब्राउजर कैन एग्जीक्यूट। स्क्रिप्ट एक ऐसा कोड होता है जिसको कंप्यूटर डायरेक्टली रन नहीं कराता, उसको कौन रन कराता है? कोई दूसरा कंप्यूटर का प्रोग्राम, मतलब कोई दूसरा कोई सॉफ्टवेयर, या फिर तुम्हारा, अगर हम लोग वेबसाइट के केस में बात करें तो आपका जो वेब ब्राउजर है, चाहे वो क्रोम है, चाहे वो एज है, चाहे वो मोजिला है, चाहे वो नेविगेटर है, जो भी आप ब्राउजर यूज करें, ओपेरा है, तो या तो आप ब्राउजर के लिए कोई कोड लिख रहे हैं या किसी सॉफ्टवेयर के लिए कोई कोड लिख रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? स्क्रिप्ट बोलते हैं। स्क्रिप्ट कैन बी रिटन इन अ वैरायटी ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंक्लूडिंग जावास्क्रिप्ट, पाइथन, रूबी एंड मेनी अदर। तो स्क्रिप्ट लिखने के लिए बहुत सारा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आता है। बोले ना कि पाइथन को स्क्रिप्ट लैंग्वेज भी माना जाता है, तो उसके लिए बहुत सारा लैंग्वेज होता है, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, रूबी, बीच में VB स्क्रिप्ट यूज होता था शुरुआती दौर में। हम लोग जब पढ़ते थे आज से 25 साल 26 साल पहले, उस समय VB स्क्रिप्ट भी बहुत फेमस हुआ था। लेकिन धीरे धीरे स्टैंडर्ड में अगर देखा जाए तो आज के डेट में ज्यादातर किसका यूज होता है? जावास्क्रिप्ट का यूज होता है। एक चीज क्लियर कर देते हैं कि जावास्क्रिप्ट को जावा से कोई लेना देना नहीं है। बहुत लोग को लगता है कि जावा सीखेंगे तब जावास्क्रिप्ट सीख सकते हैं, या जावा का ही कोई ये पार्ट होगा, ऐसा नहीं है।
नाम जावास्क्रिप्ट है लेकिन इसको जावा से कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। जावा कंप्लीटली अलग चीज है और जावास्क्रिप्ट कंप्लीटली अलग चीज है। ऐसा भी नहीं कि दोनों को बनाने वाला एक ही कंपनी है, एक ही कोई आदमी, ऐसा भी नहीं है। जावास्क्रिप्ट कोई और बनाया है और जावा कोई और बनाया। तो ये दिमाग में कंफ्यूजन नहीं रखना है कि जावास्क्रिप्ट और जावा सेम है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेब डेवलपमेंट, अगर वेब डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, स्क्रिप्ट आर ऑफन यूज टू ऐड इंटरेक्टिविटी एंड डायनेमिक फंक्शनैलिटी टू वेबसाइट। अपने वेबसाइट में इंटरेक्टिविटी, कहीं क्लिक कर रहे तो कोई काम हो जा रहा है, ठीक है, या कहीं पे कोई चीज सेलेक्ट कर रहे तो कोई काम हो जा रहा है, या डायनेमिक फंक्शनैलिटी जैसे कुछ एनिमेशन हो रहा है, पिक्चर एक फोटो से दूसरा फोटो चेंज हो जा रहा है अपने आप, ऐसा कुछ। तो कुछ डायनेमिक कंटेंट डालने के लिए, इंटरेक्टिव कंटेंट डालने के लिए जावास्क्रिप्ट का यूज होता था पहले, अभी भी होता है। और उससे पहले जो वेब पेज हुआ करता था वो स्टैटिक होता था, मतलब आप सिर्फ उसमें सिर्फ देख सकते हैं कोई भी चीज, तो उसमें सीधा सीधी या तो टेक्स्ट होता था या इमेज होता था, और एक के बाद एक उसको लेआउट में अरेंज कर दिया जाता था। आप उसको पढ़ सकते थे, कॉपी कर सकते थे और कुछ काम नहीं कर सकते थे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई वेब पेज हो जिसमें हम क्लिक करें पे कोई कुछ खुल जाए, ठीक है, या कहीं पे कोई चीज सेलेक्ट करने पे कोई काम हो जाए, या उसमें कुछ ऐसा रहे जहां पे हम कोई डेटा डाल के कुछ कैलकुलेशन कर पाए, तो वो सब काम पहले नहीं हो पाता था। तो उसी सब काम के लिए किसको इंट्रोड्यूस किया गया था? जावास्क्रिप्ट को, कि आपका पेज थोड़ा इंटरेक्टिव हो जाए, डायनेमिक हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, जावास्क्रिप्ट कुड बी यूज टू वैलिडेट यूजर इनपुट ऑन अ फॉर्म। अब फॉर्म बना है, फॉर्म में आप डेटा डाल के सबमिट कर रहे हैं, तो आप अगर फॉर्म का डेटा को चेक करना चाहते हैं, जिससे होता है ना कोई फील्ड खाली नहीं रह जाए, ईमेल आईडी सही फॉर्मेट में रहे @ करके, मोबाइल नंबर 10 डिजिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो इस तरह का जो वैलिडेशन होता है वो इसमें हो सकता है। डिस्प्ले द स्लाइड्स ऑफ इमेज, कोई वेबसाइट खोले हुए हैं, पहला पे पिक्चर आ रहा है, फिर स्लाइड होकर चला जा रहा है, फिर दूसरा पिक्चर आ जा रहा है, फिर स्लाइड होकर चला जा रहा है, फिर तीसरा पिक्चर आ जा रहा है, उस तरह का काम कर सकते हैं। अपडेट द कंटेंट ऑफ द वेब पेज विदाउट रिक्वायरिंग द यूजर टू रीलोड द इंटायर पेज। हम चाहते हैं कि मेरा वेब पेज में ऐसा ऑप्शन रहे कि हम वहां पर टेक्स्ट का कलर चेंज, वहां पर कलर का बॉक्स रहेगा, क्लिक किया पूरा टेक्स्ट का कलर चेंज हो गया, बैकग्राउंड चेंज हो गया, या कुछ कंटेंट चेंज हो गया, तो वो सब सारा काम करने के लिए ही, अगर वेबसाइट के हिसाब से देखोगे तो स्क्रिप्ट का वही सब सारा काम होता है। अब स्क्रिप्ट लिखने के लिए क्या होता है? स्क्रिप्ट लिखने के लिए आपको स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का जरूरत पड़ता है। अब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या है? तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इज अ टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये भी एक तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, दैट इज डिजाइन टू बी इंटरप्रेटेड एंड एग्जीक्यूटेड बाय अनदर प्रोग्राम। ये एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको कोई कंप्यूटर ना इंटरप्रेट करेगा, समझेगा, और ना उसको रन करेगा। उसको कौन रन करेगा? कोई दूसरा प्रोग्राम, मतलब एक सॉफ्टवेयर ही इसको क्या कर सकता है? रन करा सकता है। वो सॉफ्टवेयर आपका वेब ब्राउजर है, या कोई सेल है, या कोई फिर तुम्हारा क्या बोलते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट है, कुछ भी हो सकता है। टिपिकली वेब ब्राउजर और स्क्रिप्टिंग इंजन। तो या जो इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, कि कौन इसको समझता है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को? तो वेब ब्राउजर या फिर कोई भी स्क्रिप्टिंग इंजन है। मान लो कोई सॉफ्टवेयर है, तो कोई भी सॉफ्टवेयर, हर सॉफ्टवेयर को आप स्क्रिप्ट के थ्रू क्या कर सकते हैं? इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते हैं। जिसके अंदर स्क्रिप्टिंग इंजन होता है जो कि स्क्रिप्ट को रन करा सकता है, उसी को आप इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं इसके थ्रू। Scripting language are often used for automating tasks, manipulating data and adding dynamic functionality to the website। इसका काम क्या होता है स्क्रिप्ट लैंग्वेज का? तो टास्क को ऑटोमेट करना, कि कोई काम अपने आप हो जा रहा है, ठीक है, खोले वेबसाइट, कुछ कुछ काम अपने आप हो गया। डेटा मैनिपुलेट, कि मान लो कि कोई डेटा उसमें डाला हुआ, उस डेटा को चेंज कर देना है या उसको अपडेट कर देना है उसके लिए, या कोई डेटा डाल देना है उसके अंदर उसके लिए, या किसी भी तरह का डायनेमिक फंक्शनलिटी से बोले कि इमेज स्लाइडर बनाना है, या क्लिक करने पर कोई बॉक्स खुल जाना चाहिए, उसके लिए। सम पॉपुलर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज्ड इन वेब डेवलपमेंट इंक्लूड, अगर वेब डेवलपमेंट देखा जाए तो कौन कौन सा स्क्रिप्ट लैंग्वेज यूज होता है? तो जावा स्क्रिप्ट है, पाइथन है, रूबी है, पीएचपी है, अलग अलग तरह का लैंग्वेज होता है। जावा स्क्रिप्ट अब क्लाइंट साइड है, पाइथन जनरल पर्पस, उसके बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन बहुत सारा लैंग्वेज है जो कि वेबसाइट डेवलपमेंट में एज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज होता है। अब देखते हैं टाइप ऑफ स्क्रिप्ट लैंग्वेज। स्क्रिप्ट लैंग्वेज कितने तरह का होता है? तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो है वो जनरली 3 कैटेगरी का होता है। कितने कैटेगरी का होता है? 3। देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस, ईच विथ इट्स ओन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। अलग अलग कैटेगरी का होता है, सबका अपना फायदा है, अपना नुकसान है, अपना। तो क्या क्या है, चलो देखते हैं। तो कॉमन टाइप अगर कैटेगराइज किया जाए तो 3 तरह का होता है: क्लाइंट साइड, सर्वर साइड और जनरल पर्पस। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एक ऐसा स्क्रिप्ट लैंग्वेज है जो जनरली यूज होता है किसके अंदर? वेबसाइट डेवलपमेंट में। किसमें यूज होता है? वेबसाइट डेवलपमेंट में। और ये एक ऐसा लैंग्वेज होता है जो किसी वेब पेज के साथ लिखा जाएगा, या तो वेब पेज के अंदर लिखा जाएगा, या उसको वेब पेज के साथ लिख के लिंक करा दिया जाएगा। अब वो स्टोर कहां पे रहेगा? वो स्टोर रहेगा सर्वर पे, क्योंकि वेब पेज कहां रहता है? सर्वर पे। लेकिन जैसे ही उस वेब पेज को खोला जाएगा जिसके अंदर स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, तो वेब पेज के साथ तुम्हारा लोकल क्लाइंट के कंप्यूटर पे पहले डाउनलोड होगा। कहां डाउनलोड होगा? क्लाइंट के कंप्यूटर पे। और रन कहां पे करेगा?
क्लाइंट के कंप्यूटर पर, और इंस्ट्रक्ट किसको करेगा? ब्राउजर को। मतलब ऐसा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो कि हर क्लाइंट जो भी वेब पेज को खोल रहा है उसके लोकल कंप्यूटर पे रन करता है, उसको क्या बोलते हैं? क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट लैंग्वेज। कि अगर एक कोई वेबसाइट, एक कोई वेब पेज को 1000 आदमी खोला है, तो हर 1000 आदमी का मोबाइल या वो लैपटॉप या डेस्कटॉप जहां पे भी उसको यूज कर रहे हैं, उस वेब पेज को खोले हुए, उसके लोकल कंप्यूटर पर रन करेगा, ना कि सर्वर पे। स्टोर रहेगा सर्वर पे, लेकिन डाउनलोड कहां होगा? क्लाइंट पे। रन कहां करेगा? क्लाइंट के मशीन पे। जिसका एग्जांपल है जावा स्क्रिप्ट, वीबी स्क्रिप्ट, और अभी बहुत ज्यादा यूज हो रहा है टाइप स्क्रिप्ट। तो टाइप स्क्रिप्ट जावा स्क्रिप्ट का ही एक चचेरा मौसेरा भाई है, ठीक है, उसके बारे में कभी डिस्कस करेंगे। वीबी स्क्रिप्ट अब यूज नहीं होता, खत्म हो गया, ठीक है, लेकिन एक समय था किसका भी यूज होता था। वो सब तीनों एक ही जैसा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब वीबी स्क्रिप्ट भी सीखना चाहो सीख सकते हो, लेकिन अब उसका यूज नहीं है, क्योंकि आप जो बोले कि जितना भी मॉडर्न लैंग्वेज हो जावा स्क्रिप्ट के बेस पे ही सारा लाइब्रेरी वगैरह बना हुआ, तो इसलिए वीबी स्क्रिप्ट मार्केट से बाहर हो गया। एक समय था 20-22 साल पहले, 22 नहीं 25-27 साल पहले, हम लोग इसको भी पढ़े थे, वीबी स्क्रिप्ट भी पढ़े थे। तो खैर, जावा स्क्रिप्ट हो गया, वीबी स्क्रिप्ट हो गया, टाइप स्क्रिप्ट अभी सबसे लेटेस्ट है, ठीक है, बहुत जगह इसका यूज हो रहा है। तो लेकिन टाइप स्क्रिप्ट सीखने के लिए पहले जावा स्क्रिप्ट सीखना पड़ेगा। तो ये सब क्लाइंट साइड हो गया। सर्वर साइड स्क्रिप्ट लैंग्वेज किसको बोलते हैं? ये भी एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता है। लेकिन अभी देखो, क्लाइंट साइड किसको इंस्टॉल करता है? वेब ब्राउजर को। किसको इंस्टॉल करता है? वेब ब्राउजर क्या एक प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो है, ये भी एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, लेकिन ये इंस्ट्रक्ट वेब ब्राउजर को ना करके वेब सर्वर को करता है। सर्वर का मतलब यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है कि कोई मशीन को, हम बताए थे पहले भी जब इंट्रोडक्शन टू वेब टेक्नोलॉजी बता रहे थे, वहां पे ये बताया गया था आपको कि वेब सर्वर का मतलब सॉफ्टवेयर होता है। अगर आप लैपटॉप, छोटा सा लैपटॉप पे भी आप क्या करते हैं, वो वेब सर्वर का सॉफ्टवेयर डाल देते हैं, तो आपका लैपटॉप भी क्या बन जाता है? वेब सर्वर बन जाता है, ठीक है। तो वेब सर्वर एक तरह का क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है। जैसे अपाचे टॉमकैट होता है, जैम्प होता है, उसके बाद IIS होता है, ऐसे करके बहुत तरह का अलग अलग आता है क्या? वेब सर्वर। तो किसी भी कंप्यूटर को वेब सर्वर बनाने के लिए उसमें वेब सर्वर का सॉफ्टवेयर डालना पड़ता है। और वेब सर्वर का सॉफ्टवेयर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए जो कोड लिखा जाता है, स्क्रिप्ट लिखा जाता है, उसको बोलते हैं सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो क्लाइंट वाला क्योंकि ब्राउजर को इंस्ट्रक्शन देता था, तो ब्राउजर तो क्लाइंट के पास है, इसलिए वो क्लाइंट के पास आके रन होता है। लेकिन सर्वर कहां रहेगा? जो सर्वर मशीन है उस पे रहेगा, और वो एक ही रहता है, एक वेबसाइट पे। तो जो सर्वर पे स्टोर रहता है और सर्वर पे ही रन करके वेब सर्वर वाले प्रोग्राम को इंस्ट्रक्शन देता है, वैसे स्क्रिप्ट को क्या बोलते हैं? सर्वर साइड स्क्रिप्ट बोलते हैं। और सर्वर साइड स्क्रिप्ट को लिखने के लिए सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का उपयोग होता है, जिसका एग्जाम्पल क्या है? PHP, पाइथन, रूबी, ASP, जिसको आगे जाके हम लोग को ASP इसमें से पढ़ेंगे। आप ASP पढ़िए या PHP पढ़िए, ठीक है, तो दोनों में से कोई एक हम लोग पढ़ेंगे, ज्यादा चांस है ASP पढ़ने का, क्योंकि हम लोग .NET लेके चल रहे हैं। तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट लैंग्वेज जो कि ब्राउजर के लिए इंस्ट्रक्शन लिखा जाता है, सर्वर साइड स्क्रिप्ट लैंग्वेज जो कि वेब सर्वर सॉफ्टवेयर के लिए इंस्ट्रक्शन लिखा जाता है। क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट लैंग्वेज कहां रन करता है? क्लाइंट के कंप्यूटर पे, जहां पे ब्राउजर होगा वहां पे। सर्वर साइड स्क्रिप्ट लैंग्वेज कहां रन करता है? सर्वर पे, जहां पे आपका सर्वर का सॉफ्टवेयर होता है। तीसरा है जनरल पर्पस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। जनरल पर्पस का मतलब क्या है? सीधा सीधी मतलब है उसको तुम किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के लिए भी यूज कर सकते हो, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के लिए यूज कर सकते हो। उसको छोड़ के नॉर्मल जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है उसको एज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी यूज कर सकते हैं। आप कंसोल एप्लीकेशन बना रहे हैं, आप विंडो एप्लीकेशन बना रहे हैं, आप कोई गेमिंग में इसको यूज कर रहे हैं और किसी पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, तो जनरल पर्पस स्क्रिप्ट लैंग्वेज किसको बोलते हैं? दीज लैंग्वेज कैन बी यूज्ड फॉर अ वाइड वैरायटी ऑफ टास्क, फ्रॉम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन टू वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट में भी यूज कर पा रहे हैं, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में भी यूज कर पा रहे हैं, विंडो एप्लीकेशन डेवलपमेंट में भी यूज कर पा रहे हैं, उसके बाद हम लोग गेमिंग में भी यूज कर रहे हैं, कंसोल एप्लीकेशन में यूज कर रहे हैं। उसका एग्जाम्पल कौन है? जैसे पाइथन, पर्ल, रूबी, ये सब किसके अंदर आता है? जनरल पर्पस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के अंदर। ये तो तीन तरह का हुआ। आप तीनों को डिटेल में देखते हैं, तीनों को डिटेल में देखते हैं। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ये क्या है? तभी हम बताया पहले भी तुम लोगों को, क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट लैंग्वेज एक ऐसा स्क्रिप्ट लैंग्वेज है जिसका यूज करके आप ब्राउजर को इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इज अ टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। है सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन बोले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दो तरह का होता है, एक नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है और एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता है। दैट इज एग्जीक्यूटेड बाय द वेब ब्राउजर ऑन द क्लाइंट साइड, मतलब दैट इज ऑन द यूजर्स कंप्यूटर टू क्रिएट इंटरेक्टिव वेब पेज। तो अगर आपको इंटरेक्टिव वेब पेज बनाना है तो आपको उसके लिए ब्राउजर को इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा, और ब्राउजर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए हम लोग क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट लैंग्वेज यूज करते हैं। These languages are used to add dynamic behavior to the web page। वेब पेज में डायनेमिक बिहेवियर के लिए यूज करते हैं, कहीं क्लिक कर रहे हैं कुछ खुल जा रहा है,
या वैलिडेशन करना है, जो डेटा डाल रहे उसको चेक करना फॉर्म के अंदर, ठीक है, या अपडेटिंग कंटेंट ऑफ द वेब पेज विदाउट रिक्वायरिंग द पेज रिफ्रेश, या आगे जाके हम लोग जब एडवांस पढ़ेंगे तो वहां पे जैसे तो अभी देखोगे मैच चल रहा था कल इंडिया न्यूजीलैंड का, उसमें एक वेबसाइट है क्रिकबज, या कोई भी तुम देखोगे अगर कोई वेबसाइट का यूज करके तुम, वडोदरा में चल रहा था इंडिया न्यूजीलैंड का मैच, ठीक है, वनडे एंटर, देखो लड़की लोग को पता, तुम लोग कहाँ सोया रहता पता नहीं। तो उसमें क्या है कि अगर तुम स्कोर चेक करो तो स्कोर चेक कर लो, जो वेबसाइट होता है उसको खोल लो, उसको तुम देखोगे क्या होगा कि बिना रिफ्रेश किए पेज को, जैसी कोई बॉल कंप्लीट होगा तो बॉल बढ़ जाएगा, कोई रन बनेगा तो रन बढ़ जाएगा, तो वहां कहता है कि पेज वही रहता है, सिर्फ डेटा क्या करता है, रीलोड करता है, डेटा चेंज होते रहता है। तो उस काम के लिए भी किसका यूज करते हैं हम लोग, बिना रिफ्रेश के क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट लैंग्वेज का। एंड क्रिएटिंग एनिमेशन एंड स्पेशल इफेक्ट, या हम बोले एनिमेशन, पिक्चर चेंज हो रहा है या कुछ एनिमेट हो रहा है, उसके लिए भी इसका यूज हो सकता है। द मोस्ट कॉमन क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इज जावास्क्रिप्ट। सबसे ज्यादा कॉमन कौन है, जावास्क्रिप्ट है, विच इज सपोर्टेड बाई ऑल मेजर वेब ब्राउजर, जिसको जितना भी तरह का वेब ब्राउजर है सब सपोर्ट करता है। देखो ब्राउजर कोई भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को रन क्यों करा पाता है, तो ब्राउजर के अंदर भी, प्रोग्राम के अंदर भी बहुत सारा छोटा छोटा प्रोग्राम होता है, तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को रन कराने के लिए उसके अंदर एक स्क्रिप्टिंग इंजन होता है जो आपके स्क्रिप्ट को समझता है और रन कराता है। तो जितना भी मॉडर्न वेब ब्राउजर है सब ब्राउजर के अंदर जावास्क्रिप्ट का इंजन अवेलेबल रहता है, इसलिए हर ब्राउजर के अंदर वो काम करता है। JavaScript is a powerful language that can be used for a wide range of web development tasks from simple form validation to complex single page application। बोला क्या है कि जावा स्क्रिप्ट एक बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज है जिससे कि अलग अलग तरह का हम लोग वेब डेवलपमेंट में उसका काम में उपयोग कर सकते हैं, चाहे वो एक सिंपल सा फॉर्म के अंदर डेटा को वैलिडेट करने से लेके सिंगल पेज एप्लीकेशन, जैसे आज के डेट में रिएक्ट का नाम सुनेगा तुम लोग, तो रिएक्ट का यूज या एंगुलर का यूज किस लिए होता है, सिंगल पेज एप्लीकेशन। सिंगल पेज एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है कि देखो इसको थोड़ा सा समझा देते हैं, आगे जाके कभी पढ़ोगे रिएक्ट नोड एंगुलर तो समझ में आएगा कि एक वेबसाइट होता है जिसमें बहुत सारा पेज है, लिंक पे क्लिक करते रिक्वेस्ट जाता है, वहां से नया पेज आता है, तो जितना बार नया पेज खोलेंगे उतना बार रिक्वेस्ट जाएगा, फिर वहां से पेज आएगा, तो इससे तुम्हारा एप्लीकेशन स्लो हो जाता है। वन पेज एप्लीकेशन में क्या होता है कि पूरा का पूरा वेब एप्लीकेशन को तुम्हारा लोकल कंप्यूटर में एक ही बार में डाउनलोड कर देता है, लोकल कंप्यूटर पर सारा पेज आ जाएगा, और जब तुम लिंक पे क्लिक करोगे तो अब सर्वर से कोई कांटेक्ट नहीं करेगा, यहीं से उठा उठा के सारा पेज देगा। तो इससे फायदा क्या है कि एक तो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स में जो टाइम लगता है वो नहीं लगेगा, तुरंत तुरंत खुल जाएगा, और दूसरा क्या है कि सर्वर पे लोड कम पड़ेगा, बार बार सर्वर को तुम्हारा रिक्वेस्ट लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इसे एक एग्जांपल से समझाते हैं। अभी हम एक वेबसाइट खोलते हैं, नासा, अभी देखना क्या होगा। अभी देखो ये रिक्वेस्ट किया, घूम रहा है यहाँ गोल गोल, ये देखो यहाँ ध्यान देना, ये खुला, अब यहाँ न्यूज एंड इवेंट में जाते हैं, न्यू रिलीज पे जाते हैं, देखो फिर घूमने लगा, मतलब ये गया सर्वर से मांगा फिर लेके आया। जितना बार नया नया लिंक पे क्लिक करेंगे उतना बार देखो रिक्वेस्ट हो रहा है ना। अब हम एक वेबसाइट खोलते हैं, एनुलर हो गया, एंगुलर, ये शुरू में ही देखो टाइम लेगा, एक ही बार डाउनलोड करेगा, देखो ज्यादा टाइम ले रहा है ना, खुलने में ज्यादा टाइम लग रहा है, नासा वाला तुरंत खुल गया था, अब देखो खुल गया। अब इसमें देखना क्या होगा, अभी देखो अभी घूम ही रहा है, अब ये घूम ही रहा, अब जाकर पूरा लोड हुआ, शुरू में टाइम ले लिया, अब यहां देखो क्लिक करो, फटाफट खुल रहा है ना। यहां देखना प्रोसेसिंग भी नहीं आ रहा है, या आ भी रहा तो लोकल्स उठा के दे रहा है, फटाफट खुल रहा है, दिख रहा है। वो क्या करता है, पूरा का पूरा यहां डाउनलोड कर लेता है, और यहां डाउनलोड करके यहीं से देता है, एक नोड होता है, ये नोड एंगुलर नोड से इसी तरह का एप्लीकेशन बनाया जाता है। आ गया, देखो यहाँ पे कोई प्रोसेसिंग नहीं हो रहा, देखो हो रहा कोई प्रोसेसिंग, या हो भी रहा था अगर कोई नया पेज आ रहा तब हो रहा, लेकिन छोटा मोटा में देखो, देखो यहीं से आ रहा, कोई प्रोसेसिंग यहां नहीं हो रहा है, सारा एक ही बार लोड कर लेता है और यहीं से उठा उठा के देता है। इसको क्या बोलते हैं, सिंगल पेज एप्लीकेशन बोलते हैं। तो दोनों हर तरह का एप्लीकेशन से बनाया जा सकता है। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ मॉडर्न वेब डेवलपमेंट। अभी आज के में मॉडर्न वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं तो बिना बोले ना कि क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज सीखे काम नहीं हो सकता। एंड दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन क्रिएटिव इंटरेक्टिव एंड इंगेजिंग वेब एक्सपीरियंस फॉर यूजर। तो अगर आप इंटरेक्टिव वेब पेज वेबसाइट बनाना चाहते हैं या ऐसा वेब पेज बनाना चाहते हैं जिसमें यूजर इंगेज हो, उसको मजा आए काम करने में, तो उसके लिए आपको क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज करना ही पड़ेगा। इसका एडवांटेज क्या है, तो फास्टर रिस्पॉन्स टाइम। अब देखो क्योंकि ये क्लाइंट के कंप्यूटर पे रन करता है
तो तुम्हारा लोकल पे रन करेगा तो यहीं पे काम करेगा, यहीं से तुमको आउटपुट देगा, या जो भी काम करना होगा करेगा। इसको बार बार सर्वर के पास जाने का जरूरत नहीं है, इसलिए फास्ट काम करता है। पहला फायदा यह है। रिड्यूस सर्वर लोड, हर काम के लिए सर्वर के पास नहीं जाएगा, सर्वर को रिक्वेस्ट नहीं करेगा, वो लोकल कंप्यूटर पे ही अपना काम कर लेगा, तो बार बार सर्वर को डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो सर्वर पे भी लोड क्या रहेगा, कम रहेगा। इंटरएक्टिविटी, इससे आप एक अच्छा यूजर इंटरफेस बना सकते हैं, जिसमें इंटरएक्टिविटी को क्या, कहीं क्लिक कर रहे हैं कुछ खुल जा रहा है, कहीं कुछ क्लिक कर रहे हैं कुछ हाइड हो जा रहा है, ठीक है। तो इससे यूजर को काम करने में क्या होगा, मजा आएगा, तो इंटरएक्टिविटी डाल सकते हैं। रिचर यूजर इंटरफेस, अपने इंटरफेस को या काफी अच्छा बना सकते हैं, काफी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स, मतलब बहुत जटिल इंटरफेस जहां पे बहुत सारा चीज, जैसे भी देखो यही है, अगर इसका एग्जांपल ले लो, देखो कितना सारा चीज इसके अंदर, इधर एक अलग चीज दिख रहा है, इधर अलग चीज दिख रहा है, इधर अलग चीज दिख रहा है, सब अलग अलग पार्ट है, तो काफी ये क्या है, इसको रिच बोला जाएगा, ठीक है, मतलब काफी ज्यादा कंटेंट है, सब अच्छे से दिख रहा है, सब अरेंज दिख रहा है, तो अच्छा से अच्छा यूजर इंटरफेस बना सकते हैं, उसमें एनिमेशन डाल सकते हैं, ट्रांजिशन डाल सकते हैं, स्पेशल इफेक्ट डाल सकते हैं, जो कि नॉर्मल HTML से नहीं हो सकता। तो पहले देखो अभी हम लोग CSS के थ्रू भी एनिमेशन किए, लेकिन CSS में एनिमेशन बाद में आया, शुरुआत में किसके थ्रू एनिमेशन होता था, जावास्क्रिप्ट से ही होता था, तो वो सब कर सकते हैं। इंप्रूव डेटा वैलिडेशन, अभी हम बताया कि अगर आप फॉर्म वगैरह बना रहे हैं तो आप डेटा सर्वर से भेजने से पहले ही चेक कर लेंगे कोई फील्ड खाली तो नहीं है, किसी चीज का फॉर्मेट, मतलब मोबाइल नंबर का फॉर्मेट तो गलत नहीं है, डिजिट कम या ज्यादा तो नहीं है, ईमेल आईडी का फॉर्मेट सही है कि नहीं है, ठीक है, अगर एज है तो एज में सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू है कि नहीं है, तो इस तरह का चेकिंग आप सर्वर पे डेटा भेजने से पहले यहीं पे कर सकते हैं, ताकि डेटा गड़बड़ जाने का चांस कम रहेगा। तो ये सब एडवांटेज हो गया। डिसएडवांटेज भी है, कोई भी चीज का फायदा तो नुकसान भी है। पहला क्या है, सिक्योरिटी, क्योंकि क्लाइंट साइड जो है वो कहां रन कर रहा है, तुम्हारे कंप्यूटर में, आइए आ कहां से रहा है, सर्वर से, तो अगर कोई सर्वर से गलत कोड आपके कंप्यूटर में भेज दे तो आपका सिक्योरिटी को क्या कर सकता है, ब्रीच कर सकता है, कुछ गड़बड़ कर दे, आप कोई वेबसाइट खोले और वहां से कोई गड़बड़ कोड आ गया तो तुम्हारा कंप्यूटर में गड़बड़ी करेगा। ये हम लोग को पता नहीं रहता कि वेबसाइट के साथ कौन सा कोड आ रहा है, जावास्क्रिप्ट का नहीं आ रहा, तो हमारा सिक्योरिटी को क्या रहता है, खतरा रहता है। तो वो एक बहुत बड़ा दिक्कत है, जिसमें कि आगे जाके कभी पढ़ोगे तो वहां पे देखो XSS अटैक बोलते हैं, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक बोलते हैं, इंजेक्शन अटैक बोलते हैं, उस तरह का अटैक हो सकता है इसके थ्रू। डिपेंडेंस ऑफ द ब्राउजर सपोर्ट, अब आज के रेट में मान लो कि हम बोले क्या कि लगभग हर ब्राउजर सपोर्ट करता है, लेकिन शुरू में जब जावास्क्रिप्ट आया था तो सारा ब्राउजर इसको सपोर्ट नहीं करता था, क्योंकि सबके पास इसका इंजन नहीं होता था, उस समय स्टैंडर्ड लैंग्वेज नहीं माना जाता था, इसलिए किसी में काम कर रहा, किसी में काम नहीं कर रहा, ये एक प्रॉब्लम था। परफॉर्मेंस इशू, क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट कैन स्लो डाउन द परफॉर्मेंस ऑफ द वेब पेज का क्लाइंट परफॉर्मेंस को क्या कर सकता है, स्लो कर सकता है, क्योंकि अगर नॉर्मल खुल रहा है तो नॉर्मल में खाली HTML है, अब मान लो उसमें जावास्क्रिप्ट है तो पहले जावास्क्रिप्ट रन करेगा, अपना काम करेगा, तब ना वेब पेज खुलेगा, तो थोड़ा सा स्लो हो सकता है। और कोड कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि स्क्रिप्ट का कोड जो होता है इसके लिए आपको तुमको कोड लिखना पड़ेगा, ठीक है, तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट कैन बी कॉम्प्लेक्स टू राइट एंड मेंटेन, उसको लिखना और उसको मेंटेन करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, पर्टिकुलरली फॉर द लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स वेब एप्लीकेशन, जहां पे बहुत बड़ा वेबसाइट बन रहा है वहां पे थोड़ा सा इसका कोड ज्यादा हो जाएगा, कोड ज्यादा होगा तो इसमें जो एरर होगा उसको ठीक करना पड़ेगा आपको, अगर एरर होगा तो उसको खोजना मुश्किल है, उसको ठीक करना थोड़ा मुश्किल है, तो ये सब थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, तो ये सब कुछ कुछ प्रॉब्लम है जो डिसएडवांटेज में आता है, ये नहीं भी पढ़ते तो कोई मतलब नहीं, लेकिन बता दिए। अगला कौन सा है, सर्वर साइड स्क्रिप्ट लैंग्वेज। सर्वर साइड स्क्रिप्ट लैंग्वेज किसको बोलते हैं, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग रेफर टू द टाइप ऑफ वेब डेवलपमेंट वेयर द स्क्रिप्ट आर एग्जीक्यूटेड ऑन द सर्वर साइड, दैट इज ऑन द वेब सर्वर इंस्टेड ऑफ द क्लाइंट साइड, दैट इज ऑन द यूजर्स कंप्यूटर। तो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एक ऐसा स्क्रिप्ट लैंग्वेज है जिसके थ्रू ऐसा वेब डेवलपमेंट करते हैं जहां पे कोड जो है वो स्क्रिप्ट जो है वो कहां रन करता है, सर्वर पे रन करता है, ना कि क्लाइंट के कंप्यूटर पे रन करता है। सर्वर साइड स्क्रिप्ट आर यूज्ड टू जनरेट डायनेमिक वेब पेज that can interact with the database, process input and perform other server side tasks। अब देखो क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट के साथ बहुत सारा काम नहीं किया जा सकता है, जैसे अगर इन फ्यूचर तुम डेटाबेस पढ़ रहे हो, तुम चाहते हो कि यहां से डेटा डाले, डेटा कहीं जाके स्टोर हो जाए, तो डेटा जब भी स्टोर होगा तो सर्वर पे स्टोर होगा, तो क्लाइंट साइड से आप डायरेक्टली डेटाबेस के या सर्वर पे डेटा नहीं डाल सकते, तो उसके लिए फिर आपको सर्वर साइड यूज करना पड़ेगा। फिर सेशन मैनेजमेंट होता है कभी कभी, जैसे अभी आप लोग देखते होंगे कोई भी चीज कहीं लॉग इन किए, आप मान लीजिए ऑनलाइन शॉपिंग में लॉग इन किए और आप क्या कर रहे हैं, कार्ट में अलग अलग पेज में जा रहे हैं, और वहां पेज वाले की कपड़ा वाला में गए, वहां से दो कपड़ा ऐड कर दिए, जूता वाला में गए, वहां से एक तो जूता ऐड कर दिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में गए, वहां से एक तो स्मार्ट वॉच ऐड कर दिए, तो जब तक आप लॉगिन किए आपका कार्ट में सारा कुछ दिखते रहता है, कोई भी पेज में जा रहा है डेटा वहां पे है, जब आपका साथ कुछ कंप्लीट हो गया तब आप क्या करते हैं, शॉपिंग कार्ट में जाता है, सारा डिटेल आ गया, वहां से शॉपिंग कर लिए। तो बहुत समय ऐसा होता है कि जब आप लॉगिन करते हैं या लॉगिन ही कर लिए, मान लीजिए आप कोई भी पेज में जा रहा है लेकिन आपका यूजर नेम ऊपर में दिख रहा है,
इसका मतलब कोई यूजर नेम हर पेज को मिल रहा है और तब तक मिल रहा है जब तक कि आपका लॉगिन हुआ है। तो वहां पे क्या होता है कि बहुत समय आप पूरा सॉफ्टवेयर को या वेब एप्लीकेशन को क्या करना पड़ता है, सर्वर पे कुछ डेटा मेंटेन करना पड़ता है यूजर वाइज, तो उसको बोलते हैं सेशन। तो उस तरह का काम करने के लिए और भी बहुत सारे एडवांस काम है, वो क्लाइंट साइड से नहीं हो सकता, उसके लिए फिर आपको सर्वर साइड ही यूज करना पड़ता है। ठीक है, कौन कौन सा सर्वर साइड है, जैसे हम बोले पीएचपी है, जो कि ओपन सोर्स है, फ्री में मिलता है, इसलिए इसका डेवलपमेंट थोड़ा सा सस्ता माना जाता है। लेकिन पीएचपी आज के डेट में अगर मान लो कि छोटा कंपनी या मिडिल लेवल कंपनी ज्यादातर पीएचपी यूज करता है, क्योंकि उसका क्लाइंट क्या रहता है, छोटा क्लाइंट रहता है, ज्यादा पैसा नहीं देना चाहता है, तो वहां पे लोग पीएचपी से काम कर लेता है। लेकिन पीएचपी अगर देखोगे तो उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी है, थोड़ा सा उसका प्रोग्राम लेंदी होता है, बहुत सारा बना बनाया टूल्स नहीं मिलता है, बहुत सारा बना बनाया फीचर्स नहीं मिलता है, तो हर चीज तुमको खुद से करना पड़ता है। लेकिन जहां पे छोटा लेवल पे काम हो रहा है वहां लोग पीएचपी सीखता है। फिर ASP.NET है जो हम लोग पढ़ेंगे, ये सर्वर साइड वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क डेवलप बाई माइक्रोसॉफ्ट, क्योंकि इसको माइक्रोसॉफ्ट बनाया, तो पहला चीज क्या है कि ये काफी ज्यादा पावरफुल है, इसमें फीचर्स बहुत ज्यादा मिल जाता है और बहुत इजीली इससे डायनेमिक वेबसाइट बना सकते हैं। फिर अगर जावा यूज कर रहे हो तो जावा में जैसे क्या होता है, जेएसपी होता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का क्या हो गया, एएसपी हुआ, एक्टिव सर्वर पेजेस उसको बोलते हैं, लेकिन वहां यहां पे क्या होता है, जावास्क्रिप्ट में होता है जेएसपी, जावा सर्वर पेजेस। तो अगर आप जावा लैंग्वेज सीखे हैं तो जावा के थ्रू अगर आप क्या करना चाहते हैं, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज करना चाहते हैं, तो वहां पर आपको जेएसपी यूज करना पड़ता है, प्लस पाइथन। पाइथन जो है ये हमारा आलू है, हाँ, पाइथन जो है ये आलू है, इसके बिना कोई सब्जी नहीं बनेगा, जहां मन वहां डाल दो, मटर है उसमें डाल दो, पनीर बना रहे हो उसके साथ डाल दो, ठीक है, चना है उसके साथ डाल दो, कुछ साथ डाल दो, बात समझ में आ रहा है। तो क्या हो गया, आलू मतलब हो गया कि पाइथन को, क्योंकि जनरल पर्पस है, तो इसको भी हम लोग स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, बोले जनरल पर्पस मतलब क्या हुआ, कहीं यूज कर लो, तो इसको भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका यूज अब थोड़ा बहुत कहीं कहीं हो रहा है, इसका जैंगो करके एक लाइब्रेरी होता है, उसके थ्रू डायरेक्टली पाइथन का यूज नहीं होता, इसका लाइब्रेरी होता है उसके थ्रू होता है। लेकिन ज्यादा पॉपुलर अगर आज के देखा जाए तो या तो पीएचपी या तो एसपी या तो जेएसपी। अगर जो जावा टेक्नोलॉजी लेके बेस लेके पढ़ रहा है वो जेएसपी पढ़ रहा है, जेएसपी के साथ भी और भी चीज होता है, स्प्रिंग होता है, हाइबरनेट होता है, वो पढ़ना पड़ता है। जो अगर माइक्रोसॉफ्ट का C# वगैरह पढ़ रहा है तो वो ASP.NET पे जाता है, और एक पीएचपी पढ़ रहा है तो उसमें पीएचपी ही जाता है, पीएचपी का अपना लैंग्वेज भी है, पीएचपी का अपना स्क्रिप्टिंग भी है, दोनों चीज होता है, तो वो लेके चलता है। तो ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हो गया। तो अभी हम लोग देखिए क्या कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होता है, तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कैसे अलग है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है और स्क्रिप्ट लैंग्वेज किसी प्रोग्राम को देता है। स्क्रिप्ट लैंग्वेज कितने तरह का होता है, दो तरह का, क्लाइंट साइड और सर्वर साइड। क्लाइंट साइड जो होता है क्लाइंट के कंप्यूटर पर रन करता है, सर्वर साइड सर्वर पर रन करता है। क्लाइंट साइड वाला जो होता है ब्राउजर को इंस्ट्रक्शन देता है, और सर्वर साइड वाला जो होता है जो सर्वर सॉफ्टवेयर होता है उसको इंस्ट्रक्शन देता है। क्लाइंट साइड का हम लोग एग्जांपल देखें जावा स्क्रिप्ट, वीवी स्क्रिप्ट, टाइप स्क्रिप्ट, और सर्वर साइड के एग्जांपल पीएचपी, एएसपी, जावास्क्रिप्ट और पाइथन। तो अभी क्योंकि हम लोग क्लाइंट साइड पढ़ना, तो हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, जावास्क्रिप्ट, जो कि अगले वीडियो से स्टार्ट करेंगे। ये वीडियो हमारा किस पे था, ये वीडियो था हमारा इंट्रोडक्शन टू जावास, नहीं, इंट्रोडक्शन टू स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बोल सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।